नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। नुहू मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर जहां राजनीति हुई थी, अब एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा से करने की चर्चा चल रही है और हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है 28 अगस्त को दोबारा से यात्रा निकाली जाएगी। कुरुक्षेत्र से भी काफ़ी श्रद्धालुओं के उस यात्रा में पहुंचने का अनुमान है। हमारे साथ समाजसेवी अशोक शर्मा पहलवान हैं, जिनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अशोक काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हिंदुओं से जुड़े या अन्य सांप्रदायिक मामलों पे भी अपने खुल के राय देते रहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र जी। मीडिया में। सर, क्या बताएंगे, एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, इसमें जो ये यात्रा है इसके अंदर दो तरह के मैसेज समाज के अंदर जा सकते हैं। पहला मैसेज तो ये रहेगा, जैसा कि हिंदू संगठन सोचते हैं या शिव भक्त सोचते हैं कि भी जिस जगह पर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ या निर्दोष लोगों को मारा गया, पीटा गया, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो उस जगह पर दोबारा से इस यात्रा को करने का सीधा सीधा वैसे तो हम यही कह सकते हैं कि एक ये चैलेंजिंग बोल सकते हैं, इसको किया गया है कि भी जब ये अत्याचार हुआ उस समय हमारी प्रशासनिक कमजोरी तो सामने आई ही है, भी प्रशासन की कमजोरी रही। दूसरी ये बात भी सामने आई थी कि निहत्थे लोगों पर यह अत्याचार हुआ, जबकि ये जो उपद्रवी थे इनका एजेंडा मोनू मानेसर और बजरंगी थे, जो लगातार वीडियो के माध्यम से इन लोगों को लगा कि वो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं थे। उसके पश्चात भी ये जो विरोध था एक दंगे में तब्दील हो गया। तो अब इस यात्रा में जो 28 तारीख को दोबारा है, इसको एक किस्म से हिंदू संगठनों द्वारा जो यात्रा या महापंचायत में जो यात्रा निकाली जा रही है, एक किस्म से ये चैलेंजिंग कह सकते हैं, इसलिए उसी जगह को दोबारा चुना, ब्रजमंडल को। और दूसरा, जो ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते नहीं कि देश काल परिस्थिति में ऐसा उपद्रव हो कि कल को निर्दोष बच्चे इस जान माल की उनको हानि हो, तो उन लोगों की ये भी राय हो सकती है कि भी आप कहते हैं ना कि अपने जख्म कुरेदने नहीं चाहिए। तो ये उनके लिए ये भी हो सकता है, उनकी सोच ऐसी भी हो सकती है कि भी इस तरह की घटना को हमें कुछ समय देना चाहिए, ताकि जो विरोध था वो विरोध एक सुलह के रूप में आए। लेकिन अगर ये दोबारा से यात्रा होगी, देखने वाली बात इसमें यह भी रहेगी यात्रा में कि यह यात्रा पर्टिकुलर सभी हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदू भी इसमें अलग अलग है, मेरा ऐसा मानना है। एक ऐसा हिंदू है जो पूजा पाठ तो करता है लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देता, सनातन को भी मानता है। बीजेपी के लोग उसको हिंदू नहीं मानते, लेकिन हिंदू तो वो भी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी का पदाधिकारी है, बीजेपी का संगठन में काम करता है, उसको ये कहते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। अगर इसमें ये लोग राजनीतिक संगठन के रूप में यात्रा निकाल रहे हैं तो ये आप प्रॉपरली हम ये कह सकते हैं भी एक राजनीतिक यात्रा है। और जो दोबारा 2024 जो बीजेपी का फेवरेट मुद्दा रहा हिंदू मुसलमान का, उस मुद्दे पे वापस लौट रही है। तो अगर उस दृष्टि से तो देखें, लेकिन अगर इसके अंदर सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग या मतलब सभी हरियाणा के अंदर रहने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये सनातनियों की है यात्रा। लेकिन देखने वाली बात इसमें विशेष ये रहेगी, क्योंकि ये तो यात्रा के पश्चात पता लगेगा कि इसमें आम जनमानस था या वो हिंदू थे जो पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट हिंदू है जिसको हम बीजेपी के हिंदू बोल सकते हैं। अब वो उसके बाद के पता लगेगा यात्रा के पश्चात भी कितने लोग शामिल हुए, क्या वो बीजेपी के पदाधिकारी थे या बीजेपी से जुड़े हुए संगठनों के लोग थे। इतना बड़ा मामला था, सांप्रदायिक हिंसा हुई, कुछ लोग मारे भी गए। इन दंगों से सरकारें आती हैं, जाती हैं या राजनीति होती है, परंतु जिसके घर का चिराग बुझ जाता है उसका दर्द कोई नहीं समझता। मुआवजा भी मिल जाता है, मुआवजे से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये यात्रा 28 तारीख की एक हिंदू और सनातन को लेकर है, उनके अस्तित्व को लेकर है या उनके सम्मान को लेकर है, तो ये एक अच्छी बात है।
लेकिन अगर हम हरियाणा के घटनाक्रम पर ध्यान दें, ये घटनाक्रम राजकुमार सैनी वर्सेस जाट कम्युनिटी का एक आंदोलन रहा हरियाणा में, जिसमें आम जनमानस को, सैनी कम्युनिटी को बहुत वो खामियाजा भुगतना पड़ा जान माल का। अगर ये जो नुकसान तो जट्टों का भी हुआ था। नहीं, देखो नुकसान तो दोनों तरफ से ही होता है जब कोई झगड़ा होता है। दूसरी बात, अगर हम ये बात करें उसके अंदर कॉमन बात, जैसे कि अब एजेंडा है कि भाई हिंदू जागो, सनातनीय मतलब मानने वाले जागो, इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि प्रमुखता से यही बातें उठाई जाएंगी। लेकिन जैसे विश्व हिंदू परिषद है, ये एक हिंदुओं का सबसे बड़ा वर्ल्ड का संगठन है, लेकिन जब ये राजकुमार सैनी वाला प्रकरण वर्सेस जाट हुआ तो ये कम्युनिटी दोनों ही हिंदू थी। तो विश्व हिंदू परिषद हुआ या बजरंग दल हुआ या बीजेपी हुई, तो दोनों हिंदुओं के जब लड़ाई हो रही थी तो इसको पैचअप कराने का या कोई बीच बचाव करने का इन्होंने मतलब ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उस समय इन्होंने ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई। और यही प्रकरण अब राजकुमार सैनी द्वारा जब ब्राह्मणों को गाली दी गई, क्षत्रियों को, वैश्य समाज को गाली दी गई, तो उस समय भी ऐसा कोई प्रकरण नहीं सामने आया भी विश्व हिंदू परिषद ने कोई भूमिका या बीच में मध्यस्थता की हो। और ऐसा ही प्रकरण अब मिहिरबोध चौक को लेकर हुआ, वो भी दोनों हिंदू समाज थे। तो मेरा तो देखो हिंदू होने के नाते तो एक अंदर से मेरे अंदर रोष होता है भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी कम्युनिटी में जन्म लेते हो, किसी धर्म के आप अनुयायी होते हैं, तो धर्म के प्रति आपकी एक श्रद्धा होती है, उसको लेकर रोष होता है। लेकिन मेरा इन बातों को लेकर भी हमेशा से रोष रहा है कि भी जब हिंदू आपस में लड़ते हैं तब भी विश्व हिंदू परिषद को या बीजेपी को, क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम ठेकेदार किसी को कहें तो आज बीजेपी हिंदू की ठेकेदार कह सकते हैं हम, जिसके पास एक ये ठेकेदारी का लाइसेंस है जिसके पास हिंदुओं का, और वो हिंदू एजेंडे पे हमेशा लड़ती रही है। तो जब आपस में हिंदू लड़ते हैं तो उस समय इनको एक भूमिका निभानी चाहिए। उस समय मध्यस्थता क्यों नहीं करते? मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनसे पूछता हूं, उस समय मध्यस्थता क्यों नहीं करते? लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है, जब आह्वान तो किया जाता है सभी हिंदुओं को, लेकिन सभी हिंदुओं को जब हिंदू आपस में लड़ जाते हैं तो उस समय हिंदुओं को हिंदू क्यों नहीं माना जाता, या उन हिंदुओं को हिंदू क्यों नहीं माना जाता जो बीजेपी को वोट नहीं देते लेकिन अन्य पार्टियों में है, लेकिन वो सनातन धर्म को मानते हैं, भारतीय पूजा पद्धति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, उनके प्रति उनके अंदर देश के प्रति बड़ी श्रद्धा है, भारतीय देवी देवताओं के मतलब सनातन के देवी देवताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा है, वो हर तरह से सनातनी है, लेकिन उनको हिंदू नहीं माना जाता। तो मेरा तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जो ये यात्रा है, अगर ये यात्रा जैसा मैं सोचता हूं, अगर ये यात्रा पर्टिकुलर एक एजेंडे को लेकर है, राजनीतिक एजेंडे को, 2024 का जो इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो नू मेवात का एरिया है वो कई स्टेट को टच करता है, उधर राजस्थान को टच करता है, यूपी को टच करता है, हरियाणा तो है ही है इसके अंदर मुख्य रूप से। अगर ये 2024 की तैयारी है तो देखो इसके अंदर मैं तो ये कहूँगा कि भी निर्दोष जो बच्चे हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, उनके ऊपर ये लड़ाई ना लड़ी जाए, क्योंकि धर्म के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, अपनी जात के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ भी कर जाता है। इन लोगों को इस चीज़ का मतलब इनको वो ना बनाए। आपने लड़ाई लड़नी है तो सीधे रूप से लड़े, कह के लड़े, लेकिन अब ये जो लड़के मरे हैं, ये इसमें 6 के करीब लड़के मरे, 2 होमगार्ड के लोग मरे, तो ये लोग मतलब इसी चीज़ की भेंट चढ़े। मैं तो ये कहूँगा भी अगर आप ये यात्रा में शामिल सभी समाज होते हैं और ये एक अच्छी सोच के साथ होते हैं शामिल, भी धर्म प्रचार के लिए होते हैं, तो एक अच्छी बात है। अगर ये एक राजनीतिक एजेंडा है और इसके अंदर हम 3 स्टेटों को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें ये आग हो सकता है कि आगे जाके बड़ी आग बन जाए। और जैसे कि होता रहा है, जैसे मणिपुर में आप देख लो, मणिपुर की आग अब तक थमी नहीं, 100 दिन के करीब लगभग हो गए हैं उनको। अगर ऐसे ही यहाँ आग सुलग गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जाट नॉन जाट के प्रकरण को देखें तो हरियाणा में बड़ी हानि हुई और उसमें बहुत से लोगों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। सरकार ने क्लियर मैसेज दिया, बड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर तक चला दिए, तो क्या लगता है कि इससे भरपाई हो पाएगी जो नुकसान हुआ? देखिए, मेरा तो हमेशा से एक बात रही है, हमारा तो एक सोच रहती है भी जैसे अब मेरी कम्युनिटी को राजकुमार सैनी ने गालियां दी तो हमने सैनी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, हमारा टारगेट राजकुमार सैनी रहा। चलो बाद में जाके उसने ये कहा कि मैं समाज को नहीं बोलूँगा। अब अगर उसकी नए भाषण देखें, अपन नई बात देखें, तो वो समाज को टारगेट नहीं कर रहा, एक पखंड के बारे में बोल रहा है, अंधविश्वास के बारे में बोल रहा है।
और ऐसे ही जाट कम्युनिटी के एक लीडर की मैंने वीडियो देखी मीडिया के माध्यम से, उसने भी यही बात कही भी जब राजकुमार सैनी ने आप लोगों को टारगेट किया, आपने सैनी समाज को टारगेट नहीं करना था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करना था जो गलत है। तो यही बात मैं ये जो नूह मेवात का दंगा, इसमें भी सेम यही बात हुई भी अगर मोनू मानेसर के साथ और बजरंगी के साथ आपका विरोधाभास था तो निर्दोष आदमियों को नहीं आपने मारना था। और यही बात में अब जो ये 28 तारीख की यात्रा है, तो अगर आपका टारगेट पर्टिकुलर वहां के जो नेता हैं जो इनको भड़का रहे थे, जिन्होंने ये विवाद करवाया, तो आप पर्टिकुलर उनको टारगेट रखें। और बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, पर्टिकुलर आप जो भी उनका हानि कर सकते हो करो, उनको सजा दिलवाओ, उनके बुलडोजर चलवाओ, उनको जब हानि होगी तो आगे से कोई ऐसा उपद्रव में चलेंगे। अगर देखो अब जो संख्या बल अगर हरियाणा का 28 तारीख को हजारों लाखों की संख्या में लोग हो जाते हैं और एक किसी तरह का कोई देखो हर तरह का व्यक्ति होता है समाज के अंदर, इसके अंदर अगर हम उन लोगों को टारगेट करने की बजाय जो जिन्होंने ये वारदात की है, हम निर्दोष आदमियों के घर में घुस जाएं, उनकी दी बेटियों के साथ ऐसा करें, तो हमारे में और उनमें फ़र्क तो कुछ रहा नहीं। भाजपा से जुड़े लोग कांग्रेस विधायक पे लगाते हैं आरोप कि वो इसके पीछे हैं, और कांग्रेस से जुड़े लोग सीधा सीधा बीजेपी को आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अपने 2024 हिंदू एजेंडे को लेके ऐसा कर रही है। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए बीजेपी का एजेंडा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों के अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, जिन एजेंडे पे वे चल के अपना इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन इन एजेंडों के बीच में किसी आम जनमानस को हानि न हो, ऐसा दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर आज बीजेपी नूह मेवात की यात्रा को राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से निकाल रही है, तो मेरा उससे पहले ये है कि सरकार जब आपके पास होती है, सीआईडी आपके पास होती है, सीआईडी रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक अधिकारी आपके पास है, तो आप जो एजेंडे में शामिल थे, जब निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर, शिव भक्तों के ऊपर ये तांडव हुआ, तो जब वहाँ थे आप, उन प्रशासनिक आपके पास एजेंडे के अंदर जो लोग दोषी थे वो उनकी लिस्ट आपके पास आ चुकी होगी, तो आप उन लोगों को टारगेट करें। तो मेरा ऐसा सोच है कि आप जैसे कि पहले हरियाणा में जैसे हो रहा है, मणिपुर में जैसा हो रहा है भी, करने वाले तो कोई हो रहा है और करवाने वाले भी कोई हो रहा है, लेकिन जो करने वाले और करवाने वाले हैं वो बच निकलते हैं और निर्दोष आदमी मारे जाते हैं लोग झगड़ों के अंदर। आप ब्रिजमंडल यात्रा में जाएंगे? देखिए, ब्रिजमंडल यात्रा में अगर ये एजेंडे के तहत, राजनीति के तहत है भी, देश में जो विकास के मुद्दे होने चाहिए, सड़क, नौकरी, इन चीज़ों को दूर करके अगर ये यात्रा एक राजनीतिक एजेंडे के तहत है तो हम शामिल नहीं होंगे। अगर ये एक ऐसे एजेंडे के तहत है भी जो वहाँ लोग मरे उनके लिए शोक प्रकट किया जाए, या वहाँ भविष्य में ऐसा ना हो, एक निर्दोष लोगों को या जो सरकार की प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको सज़ा जल्दी से जल्दी दिलवा जाए, तो ये न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से यात्रा है तो फिर शामिल होंगे। नूह मेवात में जो स्थिति है ये एक दिन में नहीं बनी है, क्या लगता है सरकारों ने पहले से इस पर ध्यान नहीं दिया या राजनीति होती? नहीं, देखिए ये तो मतलब आज जो मीडिया का युग है, हर आदमी मीडिया के माध्यम से जागरूक हो चुका है और हर चीज़ को भली भांति समझता भी है और जानता भी है। देखिए, अगर आज मैं आपकी मीडिया के माध्यम से किसी को गलत कमेंट बोल देता हूँ, किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को, तो आप इसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर मिल सकता है। आपको प्रशासन के द्वारा आपको वार्निंग दी जा सकती है भी आपने ऐसा नहीं बोलना, या तो आप पोस्ट डिलीट करो, और या ये कह दिया जाता है कि भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी प्रशासनिक। और वहाँ जो ये कमेंट चल रहे थे, क्योंकि ऐसे कमेंट मीडिया के माध्यम से भी आए हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से या जो ये मोनू मानेसर की तरफ से, बजरंगी की तरफ से, ये कमेंट कोई एक दिन से नहीं चल रहे थे, ये लगातार चलते आ रहे थे। उनकी जो मुसलमान लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, उनके युवाओं की जो प्रतिक्रिया थी, वो कमेंट कोई एक दिन से थोड़ी डाल रहे थे, ये कमेंट तो काफ़ी, लेकिन प्रशासन मतलब कैसे अनदेखी कर गया, मतलब हमारी समझ से परे है। अभी प्रशासन ऐसा होते हुए कि अगर मैं कहता हूँ कि प्रशासन इतना सचेत है और इतना एक्टिव है कि आप अपने शहर में जहाँ भी रहते हो, आप कोई गलत कमेंट या पोस्ट डाल के देखो, आपको विदिन 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास प्रशासन आ जाएगा। देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है,
ऐसे में कहीं ना कहीं अखंडता, एकता, भाईचारे, सद्भाव की कामना चारों तरफ की जा रही है। हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर इसी तरीके से दंगे होते रहे तो क्या मानते हैं देश? देखिए, पहले ये जो लड़ाई थी, जो पहले लड़ाई आमूमन चलती थी हिंदू मुसलमान को लेकर, ये लड़ाई इससे भी आगे निकल चुकी है। अगर आप देखें, महिर बोझ का चौक था, ये गुज्जर वर्सेस राजपूत रही, राजकुमार सैनी वाला प्रकरण जाट वर्सेस ब्राह्मण भी रहा, क्षत्रिय और वैश्य भी रहा, और यूपी के अंदर तो आप देखोगे पाल गडरिया समाज और मौर्य वंश का, ये तो जातियों में भी आ चुके हैं। हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी 1947 में, हमने सभी जातियाँ धर्म को भुलाकर हम एक होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े थे, और हमें जब भी आज़ादी मिली थी। नहीं, 200 साल हम गुलाम थे, क्योंकि हम जातियों में और धर्मों में लिपटे हुए लोग थे। लेकिन हमने 200 साल की गुलामी के पश्चात जो 76 साल के अंदर हम वापस उसी परिस्थिति में आ गए, ये बड़ी सोचने की बात है। हम दोबारा से उन्हीं जातियों के अंदर, उन्हीं धर्मों में वापस आते जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये, जबकि अगर आज फॉरेन की बात करें, अगर हम विदेशों की बात करें, वहाँ लोगों के अंदर कैंसर सेल, कैंसर का इलाज कैसे किया जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे किया जाए, एक व्यक्ति को आर्टिफिशियल व्यक्ति कैसे बनाया जाए, एक रोबोट कैसे काम कर सकता है, उनके मतलब खोज कहीं चल रही है। और हम जो 200 साल पहले जो सोचते थे जातियों और धर्म के बारे में, हम वहीं के वहीं हैं। देखिए, देश की तरक्की, अखंडता, एकता, भाईचारे और सद्भावना के लिए एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप संकल्प लीजिए। अशोक शर्मा पहलवान ने खुलकर नुहू मेवात सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी राय व्यक्त की है। 15 अगस्त के लिए भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आज 76 साल लगभग होने चले हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे नौजवानों को, या हमारे जितने भी भारतवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी जाति से है, मेरा ऐसा मानना है कि जो 15 अगस्त का झंडा है, वो जहाँ भी मतलब ब्लॉक, ग्राम से लेकर ब्लॉक, जिले से होते हुए, स्टेट से होते हुए, अगर राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर ये तिरंगा फहराया जाता है, तो ये किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार या उनके जो वंशज हैं उनसे, या जो फ्रीडम फाइटर है, जो फौज में लड़ते हैं, जो हमारी क्योंकि 1947 की जंग स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमें आज़ादी मिली थी, और आज हम गुलाम ना हो, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो फ्रीडम फाइटर हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये अधिकार उनको होना चाहिए, 15 अगस्त के झंडे का अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता सेनानियों को, परिवार को, या उनके वंशजों को, और फ्रीडम फाइटर के परिवार को, और 26 जनवरी का होना चाहिए राजनेताओं को। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक यही अपील करता हूं कि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्योंकि ताकि आने वाली पीढ़ियां, जो ये फ्रीडम फाइटर रहे या स्वतंत्रता सेनानी रहे, आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में जानती रहे और इनके बारे में उनको पता लगता रहे। अगर आज देखा जाए, हम आज़ादी की जिनके लिए वो मना रहे हैं, उनको सम्मान कहाँ? एक दिन का सम्मान तो इनके लिए होना चाहिए। 15 अगस्त का दिन तो इनके लिए हमें और रिजर्व करना चाहिए भी। 15 अगस्त के दिन कोई राजनेता झंडा नहीं फहराएगा, फ्रीडम फाइटर का परिवार, और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके जो आगे वंशज हैं, आगे जो इनके परिवार हैं, उनमें से कोई सदस्य आकर झंडा फहराए। देखिए, अशोक शर्मा ने खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। हालांकि वे कांग्रेस से हैं, परंतु उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों की विचारधाराओं पर खूब न केवल कटाक्ष किए हैं, बल्कि खुल के अपनी राय व्यक्त की है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।